हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह चौमनसी होटल एकेडमी के मेधावी चैनल पर। पहले दो लेक्चर जो हमारे हैं उसमें हमने जाना कि स्थापत्य कला होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने नागा शैली के बारे में जाना, जो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक मध्य भारत में पूरा प्रचलित है, तो नागा शैली उसके बारे में हमने जाना। जो आज हमारा जो लेक्चर है वो है द्रविड़ शैली। आज हम द्रविड़ शैली के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि द्रविड़ शैली और नागा शैली में क्या अंतर होता है। जैसे कि बहुत सारे, अगर आप देखें मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि आप द्रविड़ शैली के बारे में बताइए, तो वो आप यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। प्रिलिमिनरी क्वेश्चन में जो आते हैं वो भी आपके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं क्वेश्चंस। और अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि द्रविड़ शैली और नागा शैली में क्या अंतर है, तो उसको भी हम वो डिफरेंस भी हम इसमें देखेंगे। द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत की मुख्य रूप से जिसका विकास हुआ वो दक्षिण भारत में हुआ। द्रविड़ शैली का विकास जो है लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी से पूर्व से माना जाता है। मुख्य रूप से इसका विकास अगर देखो तो 9वीं शताब्दी के बाद से इसके मंदिरों का निर्माण अत्यधिक मिल रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं धार्मिक स्थापत्य, ठीक है। इसके बाद हम श्रमण स्थापत्य भी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लौकिक स्थापत्य भी पढ़ेंगे, इस्लामिक स्थापत्य भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा। तो 9वीं शताब्दी के से लगभग जो है हमारा क्या हुआ दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत मतलब क्या, जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र कुछ भाग आंध्र प्रदेश वाला, इसमें जो है द्रविड़ शैली है उसका विकास देखने को हमको मिलता है। इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण जो योगदान निभाया वो निभाया अपने चोल और पांड्य शासकों ने। इसके महत्वपूर्ण अगर आप उदाहरण देखें द्रविड़ शैली के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं तो वो है एक तो आपका मीनाक्षी टेम्पल मदुरई का, एक तंजावुर के मंदिर जो है वो इस द्रविड़ शैली के मुख्य इन मंदिरों में लगभग सभी विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। चलिए हम देखते हैं द्रविड़ शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको एक रैखिक चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। वो भारतीय धार्मिक स्थापत्य है, वो भारतीय वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं कि वास्तु में कितनी दिशाएं होती हैं और क्या होता है। कोई भी मंदिर भूमि पर नहीं बनाया जाता, धरती पर कोई भी मंदिर नहीं बनाया जाता, उसके ऊपर बेस बनाए जाते हैं। इसको हमने देखा था क्योंकि धरती को पिशाच पर माना जाता है। उसके बाद मानव पद, कोई भी हम जब पूजा करते हैं तो आसन बिछा के करना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि हम मानव पद पर बैठते हैं। इसके बाद हमारा जो है तीसरा वो है आपका देव पद। देव पद के ऊपर देवल या देवता का स्थान माना जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि जो भूमि से एक ऊपर उठ के एक बेस बनाया जाता है, इस बेस को जो है हम क्या बोलते हैं पीठिका। जो धरती से ऊपर एक बेस बनाया जाता है इसको हम मानव पद बोलते हैं, ये है पीठिका। इसको क्या बोलते हैं हम? पीठिका बोलते हैं, ठीक है। इस पीठिका के ऊपर एक और बेस बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जगती या अधिष्ठान। इसका जो नाम है क्या बोलते हैं इसको? अधिष्ठान या अधिष्ठानम भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके इसके ऊपर फिर हम जो बेस बनाते हैं वो मुख्य रूप से देवता का मंदिर होता है। जो इसके ऊपर जो बेस बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं? देवता का मंदिर होता है। इसकी भी विशेषताएं हम अभी देखेंगे। देखिए नागा शैली और द्रविड़ शैली का जो मुख्य अंतर है वो आप बाहर से ही दूर से देखकर उसको आप समझ सकते हैं। पहला अंतर तो ये है कि आप उस शिखर को देखकर भी अंतर बता सकते हैं कि मंदिर जो है नागर शैली का है या द्रविड़ शैली का। शिखर को देखकर कैसे? जो नागर शैली है उसका जो मंदिर होते हैं, शिखर होते हैं, वो रैखिक होते हैं, एक रेखाओं बने होते हैं और उनका जो शेप होता है वो कॉर्न टाइप का होता है। कॉर्न शेप होता है द्रविड़ शैली के मंदिरों का। यही अगर आप नागर शैली के मंदिर देखो तो नागर शैली के मंदिरों का जो शेप होता है वो पिरामिड शेप में होता है। नागर शैली के मंदिर कैसे होते हैं? पिरामिड शेप में। तो देखिए ये जो है इसको, ये नागर शैली के मंदिरों के जो शिखर होते हैं इनको विमान बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? विमान बोला जाता है। और ये विमान क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें बहुत सारे बीच बीच में फ्लोर बने होते हैं। ये आपको मीनाक्षी टेम्पल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें ये फ्लोर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इसको, इस क्षेत्र को विमान बोला जाता है, ठीक है। विमान के ऊपर
आपने ये एक पोर्शन है, ये धातु का एक सॉलिड एक पोर्शन होता है जो विमान के ऊपर रखा होता है, इसको हम बोलते हैं शिखर। नागर शैली में इस जगह पर आमलक होता था, यहाँ पर आमलक की जगह क्या होता है, शिखर होता है। ठीक है, ठोस आकृति का एक होता है, शिखर बोलते हैं इसको। इसके ऊपर जो बने होते हैं उनको हम बोलते हैं कलश। इसमें द्रविड़ शैली में एक कलश का मिलके कई मंदिरों में अलग अलग 3 या 4 ऐसे कलश देखने को मिलते हैं। इन कलशों के ऊपर एक और कलश होता है, इसको बोलते हैं हम अमर कलश। इनको क्या बोलते हैं हम, अमर कलश। तो इस तरीके से हमारी संरचना आपको द्रविड़ शैली की देखने को मिली। देखिए इसके बाद हम आते हैं मुख्य मंदिर पे। दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में भी जो मंदिर थे उनके ऐसे ही था। इसको हम देखते हैं कि जो देवता का स्थान होता था, मुख्य देवता जहां बैठते थे, विराजते थे, उसको हम देवल बोलते थे। लेकिन अगर आप इसको यहाँ देखोगे तो दक्षिण भारत में इसको जहां गर्भगृह होता था या देवता का विग्रह होता था, उसको हम क्या बोलते हैं, श्री गोविल। इस पार्ट को, इसको क्या बोला जाता है, श्री गोविल। इस क्षेत्र को हम श्री गोविल बोलते हैं। ठीक है, इसके श्री गोविल के चारों साइड एक आकृति बनी होती है, इसको परिक्रमा या परिक्रमा पथ बोलते हैं। ठीक है, इस आकृति को क्या बोलते हैं हम, परिक्रमा। परिक्रमा पथ आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा। तो इस परिक्रमा को अगर आप द्रविड़ शैली की भाषा में देखें तो इसको हम बोलते हैं चुट्टी पालम। क्या बोलते हैं, चुट्टी पालम। ये जो परिक्रमा पथ होता है इसकी क्या विशेषता है, देखिए परिक्रमा पथ में बहुत सारे, आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे देवताओं की मूर्तियां होती हैं। तो जो कम प्रभाव वाले देवता या इन देवताओं के गण जो होते हैं वो उस परिक्रमा पथ में विराजमान होते हैं। ठीक है ना, और उस परिक्रमा पथ को द्रविड़ शैली की भाषा में क्या बोलते हैं, चुट्टी पाल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए कि जैसे उत्तर भारत में होता था कि मंडप होते थे, ठीक है, उसके अर्ध मंडप होता था, महामंडप होता था, वैसा ही यहाँ पर देखने का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखने को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही होता है, एक ही मंडप होता है, एकमात्र मंडप होता है जो कि पिलर्स पर खड़ा रहता है। ठीक है, इनके बीच में अगर आप देखें तो एक अंतराल होता है, इतना ये अंतराल आप इसको मानिए। आप लोगों को पता है अंतराल नागर शैली में भी होता है, अंतराल द्रविड़ शैली में भी होता है। किसी भी शैली में देवता के पास डायरेक्ट ना जाए व्यक्ति, वो या तो पंडित के माध्यम से या फिर उस गर्भगृह में मुख्य व्यक्तियों को जो ही जाने की, प्रमुख व्यक्तियों को ही, कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की परमिशन होती है। इसलिए यहाँ बीच में चाहे नागर शैली हो चाहे द्रविड़ शैली हो, उसमें अंतराल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए हमने एक चीज और देखी थी कि जो पीठिका और जगती है, जगती के ऊपर या अधिष्ठान के ऊपर एक सोपान बना होता है जो मुख्य मंदिर जाने के लिए एक रास्ता होता है, इसको सोपान बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको, सोपान या सीढ़ी। सीढ़ी से होकर व्यक्ति कहां जाता है, मंडप में प्रवेश करता है। यहाँ जो मंडप है वो सारे एक बराबर होते हैं। इन मंदिरों पे जैसे कि नागर शैली में आपको सबसे कम छोटा मिलता है अर्ध मंडप, उससे बड़ा मंडप, फिर अंतराल छोटा होता है, फिर शिखर जो मुख्य मंदिर होता है वो बड़ा होता है। यहाँ हमने मुख्य मंदिर के बाद आपको एक ही मंडप देखने को मिलेगा जो कि सपाट होता है, जिस पर किसी तरीके का कोई शिखर देखने को हमें द्रविड़ शैली में नहीं मिलता। पांड्य शासकों ने द्रविड़ शैली में एक चीज को और जोड़ दिया, वो था इसमें द्वारों का निर्माण, पिरामिड शेप के। ठीक है ना, ये जो द्वार बनाए जाते थे, और ये इतने फेमस हो गए ये द्वार जो है, इनको आप आगे देख सकते हो, जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल है, ये इतने द्वार इतने प्रसिद्ध हो गए कि इनका महत्व जो है मुख्य मंदिर के बराबर का होने लगा। इतने बड़े बड़े द्वार, अपने भव्य द्वार जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। इस तरीके के द्वार जो है ये बनाए जाते थे आपके। ठीक है,
इन द्वारों की भी कुछ खासियत थी, इनको गोपुरम बोला जाता है। इन द्वारों को क्या बोला जाता है? गोपुरम। इन द्वारों को बोला जाने लगा गोपुरम। ये जो टेम्पल हैं, जो हमारे चूंकि नागर शैली में हमको देखने को नहीं मिलता कि पूरी तरीके से, कुछ मंदिरों में ही देखने को मिलता है तो पूरी तरीके से बाउंड्री वॉल से या प्राकीर से घिरे हुए हों, लेकिन द्रविड़ शैली जो है, इसके जो मंदिर हैं वो प्राकीर से घिरे हुए हैं। चारों तरफ इनके बाउंड्री वॉल से ये मंदिर जो क्या होते हैं, ये कवर्ड, चारों तरफ प्राकीर जो होती है, इनमें क्या होते हैं, प्राकीर से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इसके बाद फिर हम देखते हैं इसकी और कुछ विशेषताएं जो द्रविड़ शैली की हैं। इनमें तालाबों का विधान है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पुष्करणी या कल्याणी। कुछ तालाब जो है बाहर बनाए जाते थे, ठीक है, मंदिर के, और कुछ तालाब जो है मंदिर के अंदर बनाए जाते थे। इनको तालाबों को क्या बोला जाता था? पुष्करणी या कल्याणी बोला जाता था। ठीक है, धीरे धीरे और विकास होने लगा और मंदिर के बाहर प्राकीर के अंदर कुछ संरचनाएं और बनाई जाती हैं। इन्हीं कमरों को चूंकि ये उपयोग किए जाते थे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, और इन कमरों को हम क्या बोलते थे? चावड़ी। इन कमरों को क्या बोलने लगे? चावड़ी बोलने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है द्रविड़ शैली के बारे में बता सकते हैं। और भी कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता और है, इनमें एक मंडप बनाया जाता है। इन मंदिरों में क्या बनाया जाता है? मंडप, जिसको क्या बोलते हैं? कल्याण मंडप। देखिए, कल्याण का मतलब आप लोगों ने बहुत सारी साउथ इंडियन मूवी देखे होंगे, उनमें ये शब्द सुना होगा, कल्याण हो गया, इसका कल्याण हो गया। ठीक है ना? तो कल्याण मतलब क्या होता है? विवाह होता है। जो अलग से स्थान बनाया जाता था, एक मंडप बनाया जाता था, इनको क्या बोला जाता था? कल्याण मंडप। और ये जो है संस्कारों के लिए, विवाह के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए कल्याण मंडप जो है उपयोग होता था। ठीक है, तो इसमें आपने लगभग सभी विशेषताएं जो हैं वो द्रविड़ शैली की आपने देख ली। इतना आप अगर करके आएंगे तो आपको इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा, पूरे मार्क्स लगभग इसमें आपको प्राप्त होंगे। ठीक है ना? इसको जो चित्र हमने इसको बनाया है, आप इसको लगभग 50 से 70 सेकंड में, 80 सेकंड में इस पूरे डायग्राम को आप बना देंगे और इस पूरे डायग्राम में आपको अधिकतम नंबर मिलेगा। ठीक है, अभी इसके आगे बेसर शैली हमको पढ़ना है। बेसर शैली अगला टॉपिक हमारा होगा। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू हम पूरा स्थापत्य कला इसमें रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है।